सेल्फ ऑब्सेशन, इसको कैसे वो करेंगे, इसको कैसे आसान करेंगे समझाना कि जो एक आ गई है चीज़ कि मैं सबसे अलग नज़र आऊँ या बेहतर नज़र आने के लिए, फेयरनेस के लिए, और न जाने क्या कुछ हो रहा है जी। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत से रीजंस हैं। अब एज अ साइकाइट्रिस्ट अगर इस पे बात की जाए तो सबसे पहले तो ये एवेल्यूएट करना ज़रूरी है कि कितना ये साइकोलॉजिकल है, इसमें कोई साइकाट्रिक इलनेस इन्वॉल्व है कि नहीं है, या इसमें पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, या फिर सोशल मीडिया से या दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होके ये किया जा रहा है। तो इसमें बहुत से पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, काम करते हो साइकाट्री, मुझे तकरीबन 29 ईयर्स हो गए हैं। गोइंग बैक 29 ईयर्स हो गए, मेरा पहला साल साइकाट्री में आयरलैंड में, और मैंने पहली दफ़ा पेशेंट्स देखे जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के थे, ईटिंग डिसऑर्डर के थे, जो ऑब्सेस थे कि उनको बहुत पतला दिखना चाहिए, और वो इस हद तक वेट रिड्यूस कर देते हैं ये पेशेंट्स कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। BMI बहुत लो हो जाता है, फेंट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं पहुंचती, बहुत से मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, कार्डियक चेंजेस आ जाते हैं उसमें। तो ये एक पैथोलॉजिकल इलनेस है जो कि साइकाइट्रिक के उससे ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, उसका भी कोई ना कोई ताल्लुक़ है कि एक ज़माने में मॉडल्स दिखाई जाती थी और अभी भी हैं, जो जितनी पतली हो, स्लिम हो, उतनी ज़्यादा उसको ब्यूटीफाई किया जाता है, जो ज़रा मोटी है उसको कहते हैं ये सही नहीं है। तो जितना फिर उनको उसको जब रिलेशनशिप एक एडोलेसेंस गर्ल का एक इस तरह की इमेज से आ जाए कि वो पतली होना ज़रूरी है खूबसूरत दिखने के लिए, तो फिर वो एसोसिएशन बन जाता है कि जितना मैं कम खाऊंगी, रिस्ट्रिक्ट करूंगी डाइट को, या पतली हो जाऊंगी इतनी शायद ज़्यादा खूबसूरत लगूं, तो फिर वो उस तरफ निकल जाते हैं, उस डगर पे निकल जाते हैं कि अपने एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं कि वो इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग, या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि वेट उनका कम हो जाए। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। फिर दूसरा है कि कुछ बॉडी डिस्मोर्फोबिया जैसे कहते हैं, कि किसी को लगता है कि मेरी नाक बहुत लंबी है, या मेरे चेहरे का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि खूबसूरत नहीं है, तो वो चाहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कराएं या इस तरह से कोई ऑपरेटिव कर। अच्छा, इसमें भी मेरे पास पेशेंट ऑस्ट्रेलिया में भी आते थे, आइलैंड में भी, जो बेसिकली प्लास्टिक सर्जन्स भेजते थे कि भाई आप इनको असेस करें कि ये साइकाट्रिकली स्टेबल है बिफोर दे परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्योंकि अगर उन्होंने उनको शक होता था कि ये नॉर्मल लग रहा है, इतना डिफॉर्मिटी नहीं है जितना ये बता रहा है, तो क्या ये ऑपरेशन किया जाए कि नहीं किया जाए। तो इवन स्पेशलिस्ट जो है ना साइकेट्रिक ओपिनियन लेते थे। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर जो इस तरह के प्लास्टिक सर्जन्स हैं या जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कोई भी साइकेट्रिक ओपिनियन लेते होंगे किसी भी इंसान के हवाले से। तो एथिकली जो है ना, ये भी एक बड़ा इशू है हमारे मुल्क में कि हम ओपिनियन नहीं लेते जहाँ से हमें ओपिनियन लेना चाहिए। हम एक स्पेशलिस्ट दूसरे स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेते हुए घबराता है या उनको रेफ़र करते हुए परेशान होता है। और ख़ासतौर पे इस पॉइंट पे जहाँ पर आप इतना मेजर ऑपरेशन करा रहे हैं जिससे आपका फेस ही चेंज होने वाला है, तो उससे पहले एक साइकेट्रिक ओपिनियन की ज़रूरत है। ये बड़ा ज़रूरी है। फिर नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इससे, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, उन्हीं के अराउंड पूरी दुनिया घूम रही है, लोग मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं और ज़्यादा खूबसूरत लगूंगा और अटेंशन उनको मिलेगी ज़्यादा। तो कोई लिप्स अपने उस पर काम कर रहे हैं, कोई नाक पे काम, किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी पे। तो दिस इज़ ऑल अगेन पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच इज़ डिफरेंट टू एक्सेस 1 डायग्नोसिस जिसे हम कहते हैं, जो कि साइकाट्री, जिसे हम डिफरेंट लेवल पे एक साइकाट्रिक इलनेस कहते हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूट होती है जो इलनेस है। दिस इज़ अ पर्सनालिटी इशू। तो आई थिंक बॉटम लाइन इज़ कि इस सवाल का आसान जवाब यही है कि साइकाट्रिक ओपिनियन इज़ मस्ट, और उससे ही एवेल्यूशन हो सकता है कि क्या वो इंसान जो इस तरह का डिसीजन ले रहा है, मेजर डिसीजन अबाउट हिज फेस या बॉडी, वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको देखना ही है राइट एग्जांपल्स, तो आप मीडिया में जाके
بہت سے ایسے ہالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریسز ہیں جنہوں نے اس پہ کام کرایا اور پھر اس کے نتائج کا نکلے وہ خطرناک. مائیکل جیکسن ہی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, اور جتنا پیسہ اس کے پاس تھا اور جتنا اچھے ڈاکٹرز وہ افورڈ کر سکتا تھا, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی افورڈ کر سکتا ہے. اس کے باوجود آپ ریزلٹس دیکھیں, جب وہ اس کا رنگ جو ہے ڈارک تھا, اس کے بعد فیئرنیس کی طرف آیا, یا اس نے باقی فیچرز اپنے چینج کیے, جیسے جیسے وہ کرتا رہا وہ اس کی خوبصورتی کم ہوتی رہی, اس کی معصومیت کم ہوتی گئی, ایون ہنسنے کی صلاحیت چلی آتی ہے. کیونکہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیس پہ کام کراتے ہیں تو آپ کی جو نیچرل مسکراہٹ ہے وہ آپ نہیں مسکرا سکتے. آپ کو سوچ سوچ کے اپنے لپس کو, کیونکہ آپ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں آپ کی موومنٹ, تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فیس دیا ہے نا, ایک بات تو یہ کہ وہ آپ کے لیے بہترین فیس ہے. اس سے اچھا دیکھیں, اس سے اچھا آرٹسٹ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے, پہلی بات یہی ہے. اور دوسری بات ہے, آپ نے بالکل صحیح بات بولی کہ ایجنگ از اے نیچرل پروسیس. وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایج ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے, جھڑیاں آنی ہیں, رنکلز آنے ہیں. تو یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ 1 آدھ 2 4 سال کو آپ تھوڑا سا روک سکیں گے بوٹاکس وغیرہ کروا کے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کے بعد اس کے افیکٹس ایسے آتے ہیں کہ اور خطرناک چہرہ ہو جاتا ہے. آپ کے نیچرل چہرہ جو ہے نا وہی نہیں رہتا. بالکل صحیح. اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی نیند لیں, اچھی خوراک کھائیں, اچھے ایسی چیزیں جو اسکن کے لیے اچھی ہیں, امپورٹنٹ ہیں, اپنی باڈی کے لیے امپورٹنٹ ہے, پانی پئیں اور خوش رہیں, اسٹریس فری رہیں. آپ کا چہرہ آٹومیٹکلی چمکے گا, برائٹ لگے گا, آپ خوش نظر آئیں گے.